हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी। वो थ्योरी है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच थ्योरी। हमने ऑर्डिनल अप्रोच थ्योरी पढ़ा जिसमें हमने मार्शल का यूटिलिटी थ्योरी है जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो हमने पढ़ लिया। वहाँ पर सिंगल एक गुड्स की बात करता है या मल्टीपल गुड्स है तो किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है पढ़ा आपने। लेकिन हिग्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और हिग्सियन का जो अप्रोच है वो यूटिलिटी अप्रोच से हटके है। उन्होंने कहा कि सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को हम एक मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम एक प्राइस में मेजर कर सकते हैं या उसके मनी में उसके वैल्यू को जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेटिस्फेक्शन को वैल्यू में जजमेंट या प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं, ऐसा क्रिटिसाइज़ किया। और बोला कि हम रैंक दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्डिनल अप्रोच के बाद हमारी एक ऑर्डिनल अप्रोच आती है और इसी अप्रोच को बोलते हैं क्लास हम हिग्सियन अप्रोच। इसमें भी आगे चल के पढ़ाएंगे कि स्लैटस्की और हिग्सियन दो हो जाते हैं, उनकी विचारधाराएँ क्या थी। और इसके बाद फिर सेकंड हिग्स का अगेन वर्जन आता है, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है बेसिक आपका वो कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड पार्ट कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्लास। तो सबसे पहली बात देखो कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। इंडिफरेंस का मतलब होता क्या है और किस तरह से हम उसको मेजर करते हैं, ये आपको समझना है। क्लास बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक से बेसिक आपको बताऊंगा, बशर्ते आपको पेन और कॉपी लेकर के नोट भी करते जाइए, चीज़ों को समझ जाइए अच्छे समय। क्लास मैंने कहा था पिछली क्लास में, देखो मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, चीज़ों को नहीं जा रहा हूँ, कुछ समझाने का एक सिंपल वे ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास सबसे पहली बात देखो, हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व है क्या या इंडिफरेंस है क्या। तो इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, मतलब हिंदी में उदासीन बोलते हैं उसको। उदासीनता वक्र आपने सुना होगा, उदासीनता कर्व सुना होगा, उदासीनता सिद्धांत सुना होगा। तो उदासीन का मतलब होता है कि वो कंज्यूमर वो इंडिफरेंस है, मतलब उदासीन है कि हमारे लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है। अब कॉम्बिनेशन की बात आती है, यहाँ पर टू गुड्स की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुड्स लिया था, यहाँ पर मार्शल में यहाँ पर टू गुड्स की बात करते हैं। तो टू गुड्स है, सपोज दैट एग्जाम्पल के पॉइंट आप चलेंगे। मान के जो क्लास आपके पास इनकम दिया है, एक कस्टमर के पास इनकम दी है, उसको हम मान लें 100 रुपीज़ डिवाइड करते हैं। थोड़ी देर के लिए वालों, हमने दो गुड्स लेते हैं, एक तो है एक्स गुड्स लेते हैं और एक वाई गुड्स लेते हैं। तो एक्स गुड्स का जो रेट है, थोड़ी देर में मानो एक्स गुड्स का जो क्वांटिटी है 2XY है, तो एक्स गुड्स का जो रेट है प्राइस एक्स है, तो प्राइस एक्स का रेट मान चलो प्लस 5 रुपये है, 5 रुपये है। और प्राइस वाई का रेट जो है वो भी मान के चलो 5 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में कंज्यूमर के पास 100 रुपये है, 100 रुपये मार्केट में जाता है तो वो ये सोचता है कि 5 रुपये किलो रेट है एक्स का है, 5 रुपये वाई का है। तो क्या कर सकता है, अगर पूरा का पूरा एक्स खरीदे, क्लास पूरा का पूरा अगर वो एक्स को खरीदेगा तो कितनी क्वांटिटी ले पाएगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, यानी कि 20, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी 20 ले सकता है, ले सकता है। और इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितना ले सकता है, ये भी 20 ले सकता है। तो यानी कि 20-20 का कॉम्बिनेशन बन गया इंडिफरेंस करें। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही गुड्स को खरीदे या दोनों खरीदे। अगर दोनों खरीदे क्लास, तो हो सकता है कि 10 क्वांटिटी इसकी ले ले और 10 इसकी ले ले, ए पॉइंट मिल गया। या ऐसा भी हो सकता है क्लास कि भाई 5 क्वांटिटी इसकी ले ले और 15 क्वांटिटी इसकी परचेज़ कर ले, तो ये भी बी पॉइंट मिल गया। ओके, और अगर ये 15 क्वांटिटी इसकी लेता है वाई की, तो एक्स से कितना लेगा, 5 क्वांटिटी लेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपके पास बेटा कितने थे, 100 ही रुपये थे। यह बोले 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में आपने दो चीज़ें खरीदा, एक्स और वाई को, दो चीज़ों को परचेज करना है आपको।
लेकिन टोटल खर्चा कितना हो रहा है, टोटल खर्चा कितना हो रहा है 100 रुपये। कैसे, अगर इसको लेते हैं ए पॉइंट पे रहते हैं तब भी 100 रुपये खर्चा हो रहा है, बी पॉइंट पे लेते हैं तब भी 100 हो रहा है, सी पॉइंट पे लेते हैं तब भी 100 रुपये खर्चा हो रहा है। यानी कि पूरा का सेटिस्फेक्शन कितना है, ध्यान समझना, चाहे ए पॉइंट पे ख़रीदे, चाहे बी पे ख़रीदे, चाहे सी पे ख़रीदे, सेटिस्फेक्शन तो उसके लिए क्या है, सेम है। बोलो सर कैसे, क्योंकि हमने पीछे क्लास में पढ़ा कि जो प्राइस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के बराबर होता है। यानी कि ये हमारी सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है क्लास कि 100 रुपीज़ की किसको मिल रही, कितना खर्चा कर रहा है 100 रुपये, तो 100 रुपये की सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है, मिल रही ना। लेकिन उसके सामने एक सिचुएशन है कि भाई अगर 15 और 5 खरीदे तब भी उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 और 10 और 10 खरीदे तब भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि 50 इस पर 50। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 75 रुपये खर्चा कर रहा है तो यहाँ पर वो 25 रुपये खर्चा कर रहा है, यहाँ पर अगर 50 खर्चा कर रहा है तो यहाँ भी 50 खर्चा कर रहा है, यहाँ पर अगर 25 खर्चा कर रहा है तो यहाँ पर 75 रुपये खर्चा कर रहा है ना। तो यानी कि टोटल खर्चा उसका कितना है, कितना है 100 रुपीज़। तो यानी कि 100 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखो अगर ज़्यादा पे करेगा तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, कम पे करेगा तो कम सेटिस्फेक्शन। तो एक पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, दूसरे पे कम है, लेकिन दोनों मिला के कितनी है 100 है। 50-50 बराबर सेटिस्फेक्शन है। इस पर कम खर्चा कर रहा है, यानी कि 5 ही क्वांटिटी खरीद रहा है, तो कितना हो गया, मतलब 25 रुपये खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पर 25 की सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर 75 की सेटिस्फेक्शन है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ क्लास, कहना ये चाह रहा हूँ कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 100 का है, सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है 100 की मिल रही है। ओके, अब बोलोगे सर आपने तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन सिंपल वर्ड आप बताइए, व्हाट इज़ द इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व it is the various combination of two goods, various combination of two goods that consumer can purchase, that consumer can consume given income and price। इसका इनकम दी गई है, 2 गुड्स का प्राइस भी दिया गया है। ओके, इनकम और प्राइस दिए होने पर कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन, ए कम्बिनेशन, बी कम्बिनेशन, सी कम्बिनेशन, अलग अलग कम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, लेकिन ये सारे कम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शंस देते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, उदासीन हो गया, कंज्यूमर उदासीन हो गया कि भैया हमारे लिए ए बेटर होगा कि बी बेटर होगा कि सी बेटर होगा, किस पॉइंट पर अपनी सेटिस्फेक्शन ले। यानी कि 15 और 5 का कम्बिनेशन ले कि 10 और 10 का ले कि 5 का और 15 का ले, कम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सेटिस्फेक्शन तो क्या है, सेम है। तो मेरी बात कहने का मतलब क्या था कि इंडिफरेंस कर्व कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व, अब ये देखो क्लासिकल से हट के हो गया, केंजियन आ गया ना। तो ये कहता है कि क्लासिकल, लेकिन सेटिस्फेक्शन की मेजरमेंट के बारे में, तो सेटिस्फेक्शन को उन्होंने क्या किया, ये तो एक समझाने की बात है। तो उन्होंने रैंक दिया कि ए बेटर है कि बी बेटर है कि सी बेटर है, कौन सा बेटर है। तो बोला यार इन्होंने रैंक दे दिया, तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, या इनकम घटेगी तो नीचे आएगा, तो इसका हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आप सिंपल डिफाइन करो कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। तो इंडिफरेंस कर्व so the get different combination of quantity of goods that same satisfaction of the consumer। यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर की हो रही है, डिफरेंट कम्बिनेशन है लेकिन सेटिस्फेक्शन विल बी सेम। तो आप कैसे इसको डिफाइन कर देंगे कि इंडिफरेंस कर्व इट इज जस्ट द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कंज्यूमर कैन consume, that consumer can purchase given price or income से, all combinations show the same satisfaction but consumer getting confused
कि विच इज़ द बेटर, ए बी सी में बेटर कौन सा है, इसीलिए इंडिफरेंस है। ससुराल सोच ही नहीं पा रहा कि हमें ए कितना लेना चाहिए, बात समझे ना। तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व इसलिए कहा गया क्योंकि वो कंफ्यूज है, वो कौन सा बेटर है नहीं ले पा रहा है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा समझना के लिए आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आप समझिए कि लास्ट अगर आप मान के खुद ही पैसा, थोड़ी के लिए सोचो कि आप मार्केट जाते हैं और आपके पास कुछ पैसा होता है, तो कई बार आप भी सोचना यार क्या कितना ख़रीदें, आलू प्याज लेना है तो कितना आलू खरीदें, कितना प्याज खरीदें, या तो घर से डिसाइड हो कि भाई आपको इतना लेना है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन उतने की मिलेगी जितना आप पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे तरीके से पढ़ते हैं एक और चीज़, ये तो आपको समझाने के लिए था भाई, आप इसको समझ लेना कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है क्लास? एक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज गिवन द इनकम, ठीक है, एंड प्राइसेस। क्लियर है? ओके। एक चीज़ और बताओ क्लास, थोड़ा सा और चलते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में पढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे क्लास? लिखो कांस्टेंट, इसको मैथमेटिकल कैसे करेंगे थोड़ा समझ लीजिए कि मान के चलो क्लास कैसे लिखें यार, यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है कांस्टेंट है, इज फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, एफ कैसे मिलता है भाई, फंक्शन ऑफ, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, टू गुड्स का मतलब जो टोटल यूटिलिटी है कहाँ से ड्राइव हो रही है, एक्स एंड वाई के टू गुड्स से क्वांटिटी से आ रही है। ओके, तो अब आपको देखना है कि यू को हमने लगा, इसका मतलब कांस्टेंट है और एक्स और वाई दो गुड्स ले रहे हैं, ध्यान समझ, दो गुड्स ले रहे हैं। हमें कहते हैं कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है कांस्टेंट है एक्स और वाई को दोनों को कॉम्बिनेशन लेने से। तो यानी कि यूटिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम कांस्टेंट, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एक्स वाई। हमने एक्स वाई लिया था, दो गुड्स लिया था, कहाँ से ड्राइव हो रही थी इसको हम समझेंगे। अच्छा, आपकी बुक में अलग अलग तरीके से बताया होगा, मैं आपको समझाने का एक सिंपल तरीका ले रहा हूँ। पहले काम करते हैं, पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप पहले, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ। लिखो क्लास कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। पहला कॉलम आप कॉम्बिनेशन बनाइए। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी, जहाँ तक जाना है चले जाओ, मैं जी तक चला गया है, ठीक है। अब कहता है कि एक्स गुड्स है क्लास, देखो मैं किसी नोट से देख के लिख रहा हूँ भाई, आप भी देख लेना। ओके, लिखो, हमने लिखा 20 40, आप भी ले सकते हैं 20 40 60 80 100 120 140, सीधा सीधा इसलिए लिया हूँ कि ताकि आप भी एग्ज़ाम में आपको याद रहे और कैसे समझाने के आसानी रहे। अब देखो क्लास, यहाँ लिखा मैंने 80, वाई गुड्स है 80 60 45 32 22 14 8। ओके क्लास, देखो दो गुड्स है, ध्यान समझना, दो गुड्स है एक्स और वाई, और यहाँ पर ए बी सी डी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अब आगे आपको बताएंगे। चलो पहले बना लेते हैं समझाने के लिए। ओके, चलो यहाँ पर लिया हमने एक्स गुड्स, क्या लिखा, हाँ यहाँ लिया हमने एक्स लिया, यहाँ हमने लिया वाई गुड्स, ठीक है, दिख रहा होगा वहाँ तक, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, आप लिख लीजिए 20 40 60 80 100 120 140, राइट, आप भी लिख लो भैया, ठीक है। हमने लिखा 80 60 45 32 22 14 और 8। क्लियर है? देखो समझिए मेरी बात को, यहाँ पर हमने वाई गुड्स लिया हुआ है, वाई एक्स पे एक्स पे एक्स गुड्स लिया हुआ है, दो गुड्स है, कॉम्बिनेशन अलग है। पहला कॉम्बिनेशन है क्लास ए का 20 और 80 का कॉम्बिनेशन है, ए पॉइंट लगा लीजिए, कितने क्लास 20 और 80 का कॉम्बिनेशन है, चलो ठीक है, ए पॉइंट मिला हमें, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे क्लास, सारे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो
60 के साथ आप 40, 45 के साथ 60, 32 के साथ 80, 22 के साथ 60, 14 के साथ 100, 120 जो भी लगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैसे मिलाएंगे क्लास? इन पॉइंटों को A, B, C, D, E, F, G सारे पॉइंट मिल गए हमारे। अच्छा, हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मिला देंगे, चाहे आप सीधे मिला दीजिए, चाहे आप डाउनवर्ड स्लोप ही मिला दीजिए। ओके, डाउनवर्ड स्लोप ही मिला दीजिए। ओके, तो ध्यान समझो, एक्स और वाई दो कॉम्बिनेशन थे। अब बताइए इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? सो इंडिफरेंस कर्व देखो, आपके पास कितना रुपए, मान लिए एक्स वाई खरीदते हैं 20, 80, तो जो चीज़ हमारे पास बढ़ती जाती है क्लास, ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ, ये आप सारे कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डिफाइन कीजिए कि इंडिफरेंस कर्व सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, दैट कंज्यूमर कैन कंज्यूम गिवन द प्राइस और इनकम एंड इट इज़ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर हमने कहा कि पहले को हमने ए रैंक दिया, अगर 80 और 20 दिया, दूसरे को 20, ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे जाइए क्लास, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप, ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, इस स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप इक्वल टू होता है, स्लोप इक्वल टू होता है, कैसे निकाल रहे हैं स्लोप? स्लोप कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ओके, इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं स्लोप, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, चलो ठीक है, तो कैसे निकालें क्लास? इसकी स्लोप पीछे मिलेगी नहीं, ठीक है। दूसरे का निकालो कि हमने 20 क्वांटिटी गिव अप किया। अब ऐसे देखो, 20 क्वांटिटी गेन लेने के लिए हमने 20 क्वांटिटी गेन करने के लिए हम कितनी क्वांटिटी का गिव अप कर रहे हैं क्लास? 20 क्वांटिटी का गिव अप कर रहे हैं। तो y की 20 गिव अप कर रहे हैं, तो x की 20 गेन कर रहे हैं, तो गिव अप अपॉन गेन, गिव अप अपॉन गेन कैसे लिखेंगे? तो गिव अप अपॉन गेन याद रखना, डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो गिव अप अपॉन गेन मतलब 20 अपॉन 20 कितना क्लास? 1। यानी कि इस केस में हमारा जो ये इतना कितना आया? 1 आया, ठीक है। दूसरे में देखिए क्लास, अब देखो अगेन 20 क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हम कितना गिव अप कर रहे हैं? 15। कितना कर रहे हैं? 15 क्वांटिटी हमने गिव अप किया। ओके, अब ये छोटा होता जाएगा, 15 किया तो हमने 20, यानी कि 20 अपॉन, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा क्लास? कहाँ लिखेंगे भाई? 15 अपॉन 20 कितना आएगा? कोई निकालेगा? 0.075, सॉरी 0.75, कितना क्लास? 0.75, ठीक है। तीसरे में निकालेंगे ऐसे ही, तो 13 अपॉन 20, फिर निकालेंगे तो 10 अपॉन 20, फिर निकालेंगे आप तो 8 अपॉन 20, फिर लिखाएंगे तो -6 अपॉन 20। क्लास ऐसे निकाल लीजिए सबका, तो कितना निकलेगा? 0.65, 0.50, ठीक है, 0.40, 0.30, ऐसे निकलते चले जाएंगे, आप सबको निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे 44, ठीक है, तो क्या होगा? पॉइंटों में आएगा। ये हमारी क्या निकलेगी? स्लोप। तो स्लोप क्या निकलेगी? ठीक है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, यानी कि x को गेन करने के लिए y को गिव अप कर रहे हैं। अब समझिए बात को चले, अगर लिखा जाता है MRS XY, इसका मतलब क्या होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की दर, किस दर से आप छोड़ रहे हैं और किस दर से आप गेन कर रहे हैं। गेन क्या कर रहे हैं? x को गेन कर रहे हैं, ध्यान समझना, x को हम गेन कर रहे हैं, y को हम क्या कर रहे हैं? गिव अप। तो गिव अप अपॉन गेन क्या है? अगर इसीलिए पहले अगर x यहाँ लिखा है, इसका मतलब x को आप गेन कर रहे हैं, y को आप गिव अप कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसे लिखेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी ले जाता है कि हमारा इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ x लिया हुआ है, यहाँ पर y लिया हुआ है। अगर हमने यहाँ x ले लिया और यहाँ y ले लिया तो क्या हो जाएगा क्लास?
उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, अगर लिखा है MRS/YX, याद ना एग्ज़ाम में अगर ये लिखा है MRS/YX, इसका मतलब होता है कि Y को गेन करने के लिए आप X को गिव अप कर रहे हैं। तो क्या निकलेगा क्लास, डेल्टा X अपॉन डेल्टा Y, फिर आपका इस तरह से निकलेगा। ओके, अच्छा अब मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, मेन चीज़ें समझ लीजिए पहले सारी बातें। ओके, तो देखो क्लास, ये पहले एक था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, छठा। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले ये ज़्यादा था एक का, फिर 0.75, 0.65, 0.50, 0.40, 0.30, मतलब ये स्लोप क्या हो रही है, घटती जा रही है। ओके, अब आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या बना, मेन बना कि व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व, क्लियर हुआ, वाई इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो बोलोगे इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है कि जब कंज्यूमर किसी गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा है, जैसे जैसे किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है क्लास, जो चीज़ बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जो चीज़ कम होती जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो चीज़ बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, और जो चीज़ कम होती जाती है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती जाती है। तो जिस y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि x की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, y की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर y की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और x की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो, सॉरी, जैसे जैसे घट रहा है y की इंक्रीज हो रही है और x की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि ऑल पॉइंट, सभी पॉइंटों पे सेटिस्फेक्शन सेम क्यों रहता है, इसलिए रहता है कि जब कोई चीज़ बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू घटती जाती है, और जो चीज़ घटती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इसीलिए हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि वाई इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मेन रीजन बताओगे कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि MRS डिक्रीजिंग होता है। जैसे पहले एक था MRS, फिर 0.75, 0.65, 0.50, 40, 30, MRS क्या हो रही है, डिक्रीजिंग होती जा रही है। तो MRS डिक्रीज होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। अब बोलोगे MRS क्या होता है, MRS वो होता है जिस रेट पे x को y के प्रति सब्स्टिट्यूट करता है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। वो दर होती है जिस दर पर y को गिव अप करके गेन x को गेन किया जाता है। ये जो रेट होता है इसे हम MRS बोलते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर बोलते हैं, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कहलाता है। तो लिखा जाता है कई बार MRS क्या है, MRS क्या है, MRS क्या है, इसका मतलब होता है स्लोप दिखाता है, क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। अगर ये स्लोप कम हो या ज़्यादा हो ये डिपेंड करता है। अगर ये MRS हमेशा एक रहेगी तो क्या रहेगा बताओ, अगर ये MRS हमेशा एक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा। अगर हमेशा ये MRS एक रहेगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हालांकि हमने इसको ऐसा थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था, हमारे पास जगह कम है तो ऐसे बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है क्लास में। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं कि इंडिफरेंस कर्व समझ लिया कि इंडिफरेंस कर्व इट इज़ अ वेरियस, अब देख के बता सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व इट इज़ अ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज गिवन द इनकम एंड प्राइसेस, बट प्राइसेस से बोलो कि दो गुड्स का प्राइस है, प्राइसेस, बट ऑल कॉम्बिनेशन इज शो द सेम सेटिस्फैक्शन। क्लियर। दूसरा वाई MRS डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो बताना है क्योंकि बिकॉज
MRS is downward sloping because marginal rate of substitution is decreasing. Why decreasing? Because आप बोलेंगे कि जो गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज करती जाती है, x की वैल्यू क्वांटिटी बढ़ने से उसकी वैल्यू कम हो रही है, y की क्वांटिटी घटने से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए हर एक पॉइंट पर उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। ये भी समझ में आ गया? अच्छा, अब भैया सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिफरेंस कब जान गए क्या होता है, इसका एजम्पशंस जानना जरूरी है भाई, और बिना एजम्पशंस के इंडिफरेंस कब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा भाई, या यही मिटा लेता हूँ, चलिए। ओके, अच्छा ये बताओ क्लास, एजम्पशंस क्या है? एजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजम्पशंस क्लियर होगी तो प्रॉपर्टीज़ आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। एजम्पशन बताइए। पहली एजम्पशन है, जैसे उसमें पढ़ा था हमने एक ऑर्डिनल में, ऐसे ऑर्डिनल में भी एजम्पशन है। पहली एजम्पशन है क्लास रेशनल ऑफ कंज्यूमर। रेशनल ऑफ कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर क्या है? रेशनल है, विवेकशील है, समझदार है। ऐसा नहीं कि किसी आदमी को 100 रुपये लेके भेज दो, जाओ खरीद लो, तो कुछ और ही खरीद लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट में जब जाता है ना, तो वो रेशनल बिहेव करता है। उसे लगता है कि किसको बढ़ाएं, किसको घटाएं, किसको ज़्यादा खरीदें, किसको कम खरीदें, तो वो विवेकशील व्यवहार करता है कि मार्केट में एंट्री करते ही वो प्राइस, और उनके पास इनकम भी होती है, प्राइस भी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने को मार्केट में एडजस्ट करता है। मतलब उसे विवेकशील माना गया है। ठीक है, दूसरा क्लास है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इंडिफरेंस कर्व की सबसे मेन प्रॉपर्टीज है, मेन एजम्पशन है कि MRS डिक्रीज होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। जो चीज़ बढ़ी जाएगी उसकी वैल्यू कम होगी, जो चीज़ घटे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए जैसे जैसे कोई, अच्छा दूसरी बात है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा आपने, तो वहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो चीज़ हमारे पास जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास टोटल बढ़ता जा रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और जो चीज़ हमारे पास कम होती जा रही है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और समझ आया? तो जैसे TU बढ़ता है तो यमी फॉल होता है, वैसे यहाँ पर टोटल तो बढ़ रहा है ना, यमी फॉल हो रहा है, इसीलिए कांस्टेंट रहता है। तो दूसरी एजम्पशंस ये थी। तीसरा क्लास कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस कहने का मतलब है कि अगर कंज्यूमर ने, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मतलब होता है इफ़ ए इज़, बाई ख़त्म हो गया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन क्या लिखेंगे? देन बी डज नॉट ग्रेटर देन ए। इसको क्या बोलते हैं क्लास? अक्सर पूछा जाए, आपको समझना है। इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। समझ में आया? नहीं समझ आया? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर कंज्यूमर ने एक समय में एक को पसंद कर लिया, प्रेफरेंस कर लिया, एक को प्रेफरेंस कर लिया, तो उसके लिए बी क्या है? घटिया है। बी डज नॉट ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा कर सकते हैं, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ई, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ई, ठीक है, देन ई डज नॉट ग्रेटर देन, समझ में बताइए, डी। मतलब एक समय में कंज्यूमर जिस कॉम्बिनेशन को चूज़ कर लेता है उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन उसके लिए क्या हो जाता है? घटिया हो जाता है। ठीक है, मतलब कंडीशन। तीसरी कंडीशन है ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांसटिविटी क्या क्लास? ट्रांसटिविटी सुना आपने? इसको हिंदी में बोलते हैं, भूल गया है भाई, संक्रामकता ऐसा कुछ बोलते हैं, देख लेना। ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ध्यान समझना, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, सो A इज़ ग्रेटर देन C। समझाया? नहीं समझाया? इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, यदि A B से बड़ा है, यदि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो डेफिनेटली जो है
डेफिनेटली जो है सी से ए बड़ा होगा, सी से ए बड़ा होगा। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली आपको 4-5 एजम्पशंस बेटा ये इसको याद करके रखना। कौन कौन सी? इंडिफरेंस कर्व की मेन एजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस की? फर्स्ट, कंज्यूमर रेशनल है, समझदार है, विवेकशील है। सेकंड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, क्लियर हुआ इसको। तीसरा, ट्रांसटिविटी है जैसे आपको बताया। और फिर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। तो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ट्रांसटिविटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनकम इज गिवन, प्राइस इज गिवन, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स को बांटा जा सकता है। ठीक है। और आपको मैं अपना क्वेश्चन बताऊं, मैं खुद ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आया था। ठीक है, मैं भी जब एक बार पहली बार यूजीसी पेपर दे रहा था तो मैंने खुद गलत किया था, क्योंकि ये चीज़ें बाद में समझ में आती है, धीरे धीरे, स्टार्टिंग में नहीं समझ आती क्लास में। तो हमने अभी लर्न किया इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, डेरिवेशन कैसे उसको निकालते हैं, कैसे इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एमआरएस क्या होती है, ये एमआरएस थोड़ा सा बताता हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो बताया था गिव अप अपॉन गेन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालते कैसे हैं आपको बता दिया, और इसी की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और आपको बताया मैंने एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है। ये सारी बातें हो गई होंगी, नोट समझ में आ गया होगा, तब हम आगे चलें। ठीक है।